हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने कैंसर बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन उसमें एक बात बार बार सामने आ रही थी कि नॉर्मल सेल्स डीएनए डैमेज होने पर या तो रिपेयर करती है या अगर डैमेज बहुत सीवियर हो तो एपोप्टोसिस में चली जाती है। लेकिन कैंसर सेल्स इसी प्रोसेस से बच जाती हैं। इसलिए अगर सेल साइकिल को लाइफ ऑफ सेल कहें तो एपोप्टोसिस इज डेथ ऑफ सेल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेथ एक्सीडेंटल नहीं होती, ये एक हाईली रेगुलेटेड जेनेटिक प्रोग्राम होता है। इसलिए एपोप्टोसिस को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब हम इसे ही डिटेल में समझते हैं। वाई डू सेल नीड टू डाई? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हमेशा सेल ग्रोथ और डिवीजन पढ़ते हैं, लेकिन बॉडी को सिर्फ नए सेल बनाना ही नहीं, पुरानी और डैमेज सेल को रिमूव भी करना होता है। अगर डैमेज्ड सेल सर्वाइव करती रहेंगी तो म्यूटेशन एक्यूमुलेट होता रहेगा और कैंसर भी डेवलप हो सकता है। इसलिए कंट्रोल्ड सेल डेथ लाइफ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए एपोप्टोसिस का रोल बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में है। जैसे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान हमारे हाथ इनिशियली वेब्ड होते हैं। फिंगर सेपरेशन एपोप्टोसिस की वजह से ही होता है। टिश्यू होमोस्टेसिस में हर टिश्यू में ओल्ड सेल्स कंटिन्यूसली रिमूव होती रहती है और उनकी जगह नई सेल्स बनती है। ये बैलेंस एपोप्टोसिस के थ्रू ही मेंटेन होता है। एंड सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को एपोप्टोसिस रिमूव करती है। इससे ऑटो इम्यून डिसीज प्रिवेंट होती है। और अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए अगर रिपेयर पॉसिबल ना हो तो p53 एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करता है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि एपोप्टोसिस होता क्या है। एपोप्टोसिस एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करती है। इस प्रोसेस में सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज नहीं होता। इसी वजह से एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। एपोप्टोसिस में सेल क्या चेंजेस करती है? सबसे पहले आता है सेल श्रिंक होने लगती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल श्रिंकेज। क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस होने लगता है, इसे कहते हैं पिक्नोसिस। फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स होने लगता है, यानी टूट जाता है, इसे कहते हैं कैरियोहेक्सिस। एंड फाइनली सेल छोटे मेम्ब्रेन बाउंड फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, इसे कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज टिश्यू में नहीं रहती, नियर बाय मैक्रोफेजेस या नेबरिंग सेल्स उन्हें इनगल्फ कर लेते हैं। इसलिए इन्फ्लामेशन जनरली नहीं होता है। ये एपोप्टोसिस का एक डिफाइनिंग फीचर है। एंड इनगल्फमेंट फेगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। अब आते हैं एपोप्टोसिस के दो मेजर पाथवेज पर, इंट्रिंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे या डेथ रिसेप्टर पाथवे। दोनों पाथवे का फाइनल आउटकम सेम होता है, कैस्पेस एक्टिवेशन। कैस्पेस एपोप्टोसिस का सेंट्रल एग्जीक्यूशन प्रोटीन है, नाम ही बना है साइटिन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज कैस्पेस। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो इन्हें बोलते हैं प्रोकैस्पेस। एक्टिवेशन के बाद ये एक्टिव कैस्पेस बन जाते हैं। इसमें दो मेजर कैटेगरीज होती है, इनिशिएटर कैस्पेस जैसे कैस्पेस 8, कैस्पेस 9 ये एपोप्टोसिस को स्टार्ट करते हैं। एंड एग्जीक्यूशनर कैस्पेस जैसे कैस्पेस 3, 6, 7 ये सेल को डिसमेंटल करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे पर। यह एक्टिवेट होता है जब डीएनए डैमेज हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ग्रोथ फैक्टर डिप्रीवेशन या हाइपोऑक्सिया की कंडीशन बनती है, जिससे इंटरनल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे इनका नाम है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे का सेंट्रल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। बड़े लंबे समय तक माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ पावर हाउस माना जाता था, लेकिन आज हम जानते हैं ये एपोप्टोसिस का भी मास्टर रेगुलेटर है। अब समझते हैं कैसे। इंट्रिंसिक पाथवे को रेगुलेट करता है BCL2 प्रोटीन फैमिली। ये फैमिली दो ग्रुप्स में डिवाइड होती है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स BCL2 एंड BCLXL। ये माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स BEX, BEC एंड BID ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। और ये लाइन अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड CSI नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली कंपटीशन चलता रहता है। अगर BCL2 ज़्यादा है तो सेल सर्वाइव करेगी, और अगर BEX और BEC डोमिनेट करते हैं तो सेल एपोप्टोसिस की तरफ जाएगी। यानी लाइफ और डेथ का डिसीजन इन प्रोटीन्स का बैलेंस पर ही डिपेंड करता है। जब डीएनए डैमेज बहुत सीवियर हो जाता है तब p53 BEX को एक्टिवेट करता है। BEX और BEC
माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स बना देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन। ये इंट्रिंसिक पाथवे का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जैसे ही MOMP होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन परमेबलाइजेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज होता है, साइटोक्रोम C। नॉर्मल कंडीशन में साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में आते ही ये एपोप्टोसिस इनिशिएट कर देता है और ये कैंसर बायोलॉजी और बायोएनर्जेटिक्स का एक ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है जहाँ पर दोनों फील्ड्स कनेक्ट होती है। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। DNA डैमेज हुआ, P53 आया, बैक्स और बैक का एक्टिवेशन हुआ, MOMP ने साइटोक्रोम C रिलीज करवाया एंड देन एपोप्टोसिस हुआ। ये इंट्रिंसिक पाथवे हुआ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में आने के बाद करता क्या है। यहीं से एपोप्टोसिस का मॉलिक्यूलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। साइटोक्रोम C सबसे पहले अपने पार्टनर FF1 एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, नॉर्मल कंडीशन में FF1 इनएक्टिव रहता है। जैसे ही साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, ये FF1 से जाकर बाइंड कर देता है। ATP की प्रेजेंस में FF1 को एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेटेड FF1 एक रिंग शेप्ड का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एपोप्टोसोम। ये एपोप्टोसिस का सेंट्रल एक्टिवेशन प्लेटफॉर्म है। एपोप्टोसोम के अंदर मल्टीपल FF1 मॉलिक्यूल्स और साइटोक्रोम C असेंबल होते हैं। ये स्ट्रक्चर इनिशिएटर कैस्पेस को रिक्रूट करता है। एपोप्टोसोम सबसे पहले एक्टिवेट करता है प्रोकैस्पेस 9 को एक्टिव कैस्पेस 9 में। ये इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएटर कैस्पेस है। याद रखना, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए कैस्पेस 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैस्पेस 9 एक्टिवेट करता है कैस्पेस 3, 6 एंड 7 को। ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेस हैं। इनका काम है सेल के हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन को सिस्टमेटिकली क्लीव करना। इसी वजह से DNA फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन, साइटोस्केलेटन कोलैप्स एंड मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होती है। जब एक कैस्पेस दूसरी कैस्पेस को एक्टिवेट करती है और वो तीसरी को, फिर चौथी को, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। इसी सीक्वेंशियल एक्टिवेशन को बोलते हैं कैस्पेस कैस्केड। ये एपोप्टोसिस को रैपिड और इरिवर्सिबल बना देता है। अब आते हैं दूसरे पाथवे पर, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये इंटीग्रल डैमेज से नहीं बल्कि एक्सटर्नल डेथ सिग्नल से एक्टिवेट होता है, इसलिए इसका नाम है एक्सट्रिंसिक। सेल की सरफेस पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं डेथ रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल फास एंड TNF रिसेप्टर। जब फास रिसेप्टर फास लिगेंड के साथ बाइंड करता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। फिर एडाप्टर प्रोटीन्स रिक्रूट होते हैं और एक सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं डिस्क, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना अभी के लिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। डिस्क एक्टिवेट करता है प्रोकास्पेस 8 को, जो एक्टिवेट करता है कैस्पेस 8 को। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक इनिशिएटर कैस्पेस है। याद रखना, इंट्रिंसिक में कैस्पेस 9 था एंड एक्सट्रिंसिक में कैस्पेस 8। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, बिड द ब्रिजिंग प्रोटीन। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। कैस्पेस 8 बिड प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड बिड माइटोकॉन्ड्रिया पर जाकर बैक्स या बैक को एक्टिवेट कर सकता है, यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे को एम्पलीफाई कर सकता है। अब एक और प्रोटीन है XIAP, एक्स लिंक्ड इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस प्रोटीन। ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को इनहिबिट करता है, यानी XIAP प्रोटीन एपोप्टोसिस को रोकता है। अगर XIAP कैस्पेस को रोक रहा है तो एपोप्टोसिस कंप्लीट कैसे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C के साथ एक और प्रोटीन रिलीज होता है, SMAC। ये XIAP को इनहिबिट करता है, जिसके रिजल्ट में एग्जीक्यूशनर कैस्पेस फ्रीली काम कर पाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड होता है, ATP डिपेंडेंट होता है। इसमें सेल श्रिंकेज होता है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ये इंडिविजुअल सेल्स का होता है। लेकिन नेक्रोसिस एक्सीडेंटल होता है, ATP इंडिपेंडेंट होता है। इसमें सेल स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होती है एंड मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स में होता है। अब आते हैं तीसरे प्रोसेस पर, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। ये एपोप्टोसिस नहीं है। इस प्रोसेस में सेल अपने डैमेज्ड ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स को लाइसोसोम की हेल्प से रिसाइकल करती है।
नॉर्मली ऑटोफेजी सर्वाइवल का मैकेनिज्म है, लेकिन एक्सेसिव ऑटोफेजी इवेंचुअली सेल डेथ का भी रीज़न बन जाती है। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि कैंसर सेल एपोप्टोसिस को अवॉइड कैसे करती है। BCL2 का ओवर एक्सप्रेशन होता है, P53 में म्यूटेशन होता है, कैस्पेज का इनिबिशन होता है और डेथ रिसेप्टर सिग्नलिंग लॉस कर देते हैं। इसी वजह से कैंसर सेल डैमेज होने के बाद भी सर्वाइव करती रहती है और इसी प्रिंसिपल पर कई एंटी कैंसर ड्रग्स एपोप्टोसिस को रीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। इसी के साथ हमारा एपोप्टोसिस यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल साइकिल के डिसऑर्डर्स करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।